ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है बताओ। लास्ट जो भी 2 दिन छुट्टी था उससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्लास में आपको थ्योरी कराया था। एक तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ उससे रिलेटेड डाउट है वो डिस्कस करना है या क्या? बताओ क्या करें अभी। तो क्या कहते हो तुम लोग? सर डाउट है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में भेजिए, ट्राई करते हैं। मतलब जो सिलेबस सीयूईटी का है हमने उसको डिस्कस किया। मतलब टॉपिक तो करा ही चुका हूँ ज्यादातर। डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा बाकी है तो वो करा सकता हूँ, वरना आप मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फुल लेंथ टेस्ट आई थिंक अभी तक कितने 3 फुल लेंथ अपलोड हो चुके हैं और 6 यूनिट वाइज ऐसे अपलोड हो रहे हैं। तो अभी डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड हो जाए। सो ये जो आपके सिलेबस है ना सीयूईटी 2024 के लिए, तो हम लोग लास्ट टाइम ये वाला टॉपिक मैंने 2 क्लासेस में जस्ट थ्योरी डिस्कस किया था, साथ में 1-2 क्वेश्चन भी कराया था साथ में, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। ये है। अच्छा, ये तो ऐसे वो क्वेश्चन हो गया। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस का डाउट है? कर दिया सब लोगों ने? ट्राई किया? तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। अगर सिर्फ टीचर ने पढ़ा दिया सर तुमने 8 जून का एक बार 50 क्वेश्चन कराना। अच्छा, क्या है? इसको ओपन करना पड़ेगा। तो देखो, जो लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे मैं उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी देखो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, बुक से कर सकते हो, है ना। समहाउ किसी मटेरियल है तुम्हारे पास तो उसका कर सकते हो, बट क्वेश्चन सॉल्व करो। और डाउट है तो पूछो। जैसे अभी आज भी 10 से 11 डाउट क्लास है, तो इन जनरल डाउट क्लास है, कुछ भी पूछ सकते हो उसमें। ये अभी इसे आपके लिए पर्टिकुलरली जो सीयूईटी से रिलेटेड डाउट क्लास है, वहाँ क्या है, कुछ भी डाउट चलेगा, चाहे जैम का हो, नेट का, गेट का, सीयूईटी का, किसी एग्जाम का हो। तो उस तरीके से तो हम लोग 8 जून वाला ना। सर वो पिछले दिन जो करवा रहा था ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का 6x * (-6) वो वाला सर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा। अच्छा, उसका 2 अप्रोच है। तो उस तरह के क्वेश्चंस का अगर मैं लास्ट टाइम फॉर्मूला दिखाया था ना, फॉर्मूला याद है? 2 फॉर्मूले से उसको हो जाएगा सॉल्व। एक तो देखो मैं ट्राई, ठीक है मैं करता हूँ, 2 तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब जो आसान लगे देखना। तो 46 है ना, ये सब हम कर रहे थे ना। तो जैसे 50, तो ये तो हमने कर दिया था, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट था, तो ये आपने कर दिया था। फिर ये वाला भी हो गया था। उसके बाद ये भी कर लिया था आपने। इसमें है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये भी कर लिया था आपने। एंड यहाँ पे भी हो जाएगा। बचा क्या? तो इसका तो 11th वाले में वो। अच्छा 11 जून वाले में ना। तो इसमें तो सारे क्वेश्चन हो गए। 8 जून का जो सीयूईटी 2023 का पेपर है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए हैं। दोनों पेपर में, आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 मार्क्स का है। अब देख लो, जो नहीं करके जाओगे छोड़ के आना पड़ेगा, करके जाओगे तो होगा। फिर बाद में फिर रोते हैं सर इतना मेहनत किए कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें ये भी तो देखना है कि तुम जितना किए तुमसे लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये भी तो उनके मार्क्स, तो उनके साथ इनजस्टिस थोड़ी होगा। तो तुम्हें ये देखना है ना कि तुम पूरा सिलेबस कवर कर, जैसे जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं बाकी लोग सब करके जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही आएगा ना, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे तो रिलेटिव मार्किंग है।
तो ये चीजें हैं, आपको ये समझना, कंपटीशन में तो ऐसा है। ये साइन वाला हो गया था, किया था तुम लोगों ने, साइन वाले आंसर आ गए थे ना? हाँ सर, साइन वाला हो गया। ओके, तो ये तो हमने साइन वाले कर दिए थे, ठीक है। ये इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो हो ही गया था ये भी। ये वाला क्वेश्चन है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों फाइंड करना पड़ेगा। सो देखो इसको ट्राई करते हैं। चलो सब लोग CF तो निकाल ही लिए थे, इसका CF क्या आया था? ये CF के लिए क्या होगा? m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 होल स्क्वायर इज 0। सो m की वैल्यू -1 तो रिपीटेड रूट है। सो बताइए जी इसका CF क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? C1x plus C2 e raised to the power C1x plus C2 bracket and e raised to the power -x। जी, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो यहाँ जब PI फाइंड करेंगे तो जैसे PI फाइंड करना है, तो PI क्या होता है कि 1 ये वाली चीज है ना, लेफ्ट साइड जो है d² प्लस 2d प्लस 1, ठीक। और यहाँ आपके पास है 6x e की पावर -x। तो इसका मैंने दो लास्ट टाइम वाले नोट्स अगर किसी के पास है, जो जस्ट लास्ट क्लास जो हुआ था, आई थिंक वेडनेसडे के इवनिंग में हुआ था ना, तो उस दिन देखो एक तरीका ये बताया था कि e की पावर -x को हम बाहर बुला सकते हैं। सो e की पावर -x को मैं इधर कर दूं तो क्या होगा? सो क्या बताया था उसमें, चेक करो। अगर e की पावर -x उधर बुलाते हैं तो क्या क्या चेंज आता है इसमें PI में, कैसे सॉल्व करते हैं? सर FD plus A हाँ, d, तो d के जगह d प्लस, यहाँ d a हमारा क्या था? e की पावर में x का कोएफिशिएंट था, है ना। सो यहाँ पे जो होगा कोएफिशिएंट -1 है, तो d जहां जहां d है d-1 से रिप्लेस करो, जहां भी d है उसको d-1 से रिप्लेस करो। अब बचा 6x। तो ये मतलब कुछ ट्रिक्स हैं, इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं फाइंड करने का PI। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है। Sir, जी, so you are replacing it with -1 because e raised to -x, e raised to -1x. yes, yes, That is the reason. yes, e raised to power ax. So we'll replace, if it is e raised to power a time x or k time x, kx, तो we'll replace d by d plus k. Yes. Okay, sir. Okay. So now इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर वैसे सिंप्लीफाई कर लो तो मान लो d² minus 2d plus 1, यहाँ से प्लस 2d minus 2 plus 1 6x। अब मैंने इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये x आ गया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी तरीका है ना, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये -2d plus 2d तो कट गया, है ना। और +1 -2 + 1 मतलब क्या लगा है, ये -1 टोटल है और ये +1 है, ये मिलके तीनों कट गया ना। तो बचा गया 1/d² 6x। कितना बचा है देखो, e की पावर -6, so 1/d of 6x। so what is the meaning of this capital D? ये capital D का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन। yes, d/dx ये मीनिंग है। सो यहाँ पे जो 1/d का मीनिंग होता है क्या होता है, किसी को आइडिया है? इंटीग्रेशन। yes, so it is the integration, this is the meaning of 1/d। ठीक है ना। तो सिंपल तुम इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्या करो अब,
यू जस्ट इंटीग्रेट 1/d किया ना, तो इंटीग्रेट कर दो, ये भी एक 1/d एज इट इज है। 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x square. है ना। यहाँ पे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुका है। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस विल कंटेन ओनली 2 आर्बिट्री कांस्टेंट एंड दैट इज ऑलरेडी टेकन इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो यहाँ हम आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में, सो विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट इंटीग्रेट करेंगे। सो है ना 6x का x²/2 3x स्क्वायर एंड फर्दर अगेन 1/d का मतलब 3x² का इंटीग्रेशन। 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा X cube. x³। सो दिस इज आंसर। देखो कोई ऑप्शन है तो x³ e⁻⁻x, दिस इज अ pi। तो x³ e⁻⁻x चेक कर लो सॉल्व करके, कोई मिल रहा है। सो pi Third option. जी x³ e⁻⁻x। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो बोलता है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस pi। तो ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट तुम चेंज भी कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, चाहो तो C1 प्लस C2x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि डमी वेरिएबल है कांस्टेंट जो है। सो यहाँ पे हाँ ठीक है। सो ये C1x प्लस C2 और ये था e⁻⁻x और pi आ गया x³ e⁻⁻x। सो जस्ट अब आप है ना देखो ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ये तरीका होगा। सर यहाँ पर 2D कैंसिल हो गया तो ये हो गया, अगर 2D कैंसिल नहीं होता तो जी अगर कैंसिल नहीं होता तो लास्ट में बताया था कि हम लोग एक्सपेंशन यूज करेंगे किसका 1/1+d का। जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ उस तरह का, देखो जैसे अगर होता जैसे ये क्वेश्चन लिखो, अब मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इन y minus 6y plus 9y is equal to 1 plus x plus x square। मान लो ये আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কম্পিউটারে সব ধরনের কোর্স করবার সুবিধা পাবে। है ना, या इजी के लिए तुम ये समझो कि सिर्फ x में दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे था है ना x ही था यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे 6x जैसे था, तो ये तो कट गया तो आसान हो गया, नहीं करते तो क्या करते, तो मान लो 6x जैसे है वैसे ही, तो x है या 6x है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सॉल्व करना है, हाउ टू फाइंड दिस पी। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য আলাদা আলাদা কম্পিউটারের ব্যবস্থা। সদা সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের 9 को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1+x कॉमन बन जाएगा। हाँ तो यहाँ क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो बन गया 1 प्लस d² माइनस 6d/9। अब ये x मान के चलेंगे एक्सपेंशन के लिए और x है यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ पे अब क्या करोगे, जैसे आपका 1/9 बाहर है, ठीक, 1 प्लस d² माइनस 6d/9 इस पूरे की पावर -1x। अब इसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, क्या होता है एक्सपेंशन का फॉर्मूला 1/1 प्लस x या 1 प्लस x की पावर -1। इसका एक्सपेंशन बताइए कोई। 1 minus x plus x square minus x cube। हाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो सेम यहाँ पे करना है आपको, अब कि इसको x लेके आप एक्सपैंड करो, तो यहाँ जब एक्सपैंड करोगे तो ये 1/9 तो बाहर है, अब ये x मान के एक्सपैंड करो इसको, सो 1 और ये माइनस एक्स, तो माइनस में d² माइनस 6d/9, ठीक, अगला प्लस फिर d² माइनस 6d/9 का होल स्क्वायर,
चलता रहेगा। एंड आगे देखो माइनस डॉट डॉट डॉट, और बाहर है आपके पास x, देखो ये ना। सो क्या लग रहा है, x यहां पे तो x है ना, तो x की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 1 होगी, सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो सेकेंड डेरिवेटिव में ही 0 हो जाएगी। तो मतलब ये बस कब तक इसकी वैल्यू है, जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव d है। डी स्क्वायर जहां भी आएगा, डी स्क्वायर के साथ x आ जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे देख लो सिंगल d वाले टर्म कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो होल स्क्वायर है, तो इसको खोलेंगे तो टर्म मिनिमम है ना, यहाँ डी स्क्वायर, ये फोर्थ डिग्री का टर्म आएगा, यहाँ d है तो मिनिमम डी स्क्वायर तो आएगा इसमें, तो इसके आगे के जितने टर्म्स होंगे उसमें डी स्क्वायर से ज्यादा ही पावर होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बस इसकी वैल्यू इतना ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1/9 1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ x हो गया, माइनस चलो ये 1/9 रखो अभी, डी स्क्वायर x 0 माइनस फिर है यहाँ पे 6dx के साथ, तो क्या होगा 6 और dx, डी मतलब डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो कितना बना ये जस्ट 6, बाकी आगे सब 0 हो जाएगा, आगे सब 0 हो जाएगा, चेक कर लो। चांस कितना आ गया 1/9 x प्लस 6/9, यही है। यस सर। दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही हो जाएगा जब भी। बताओ और कोई डाउट है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लास्ट 2 क्लास में थ्योरी किए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि CUET स्टैटिस्टिक्स 2024 का सिलेबस है, तो उससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हो, आपको डाउट मिला हो तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, चाहे सर एक CF। क्वेश्चन ग्रुप पर सेंड किया है, ठीक है चलिए ट्राई करते चेक हैं। करना। जी जी उसका सर CF, वो CF निकालना, तो CF हमारा सेम ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा था, चलिए ऑप्शंस में वो अच्छा ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हो तुम, प्रैक्टिस के लिए जस्ट तुम्हें सीखना है कि जो जो सिलेबस में वर्ड है, हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और घर से सॉल्व करके फिर से नहीं जाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो एग्जाम में अचानक नहीं कर पाओगे, है ना, ये चीजें हैं। जब प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में भी सॉल्व होगा, जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो एग्जाम में भी सॉल्व होंगे, ये है। सो यहाँ जो है हमारे पास कि लाइक जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू, अब यहाँ साइन क्यूब x आ गया है ना, तो साइन क्यूब x, अब कैसे सॉल्व होगा ये, तो यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। pi जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, CF निकलवा दो पहले प्लीज। अच्छा CF, चलिए CF पहले निकालेंगे। तो CF के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है m² + 9 = 0, क्योंकि m तो आएगी नहीं, m आएगी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव होती तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई आपके पास, m² इज -9, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा ±3 आयोटा, चेक कर लीजिए 3 आयोटा मतलब 0 ±3 आयोटा, तो CF क्या आएगा जी बताइए जिन लोगों को आइडिया है। सर C1 cos x, हाँ प्लस C2 cos 3x, नहीं cos तो हो गया ना, sin 3x, sin 3x। जी जी ठीक है, तो ये आपका, यस सर। तो ये CF आ गया, हाँ इसमें है नहीं। सर इसके साथ ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से कैसे चेंज करें इसे। अच्छा ठीक है, तो जैसे इसमें BC तो होगा नहीं, BC में इसने वो लगा रखा है। अब आपका आ सकता है जैसे A या D, तो sin 3x पूछा क्या है इससे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अभी PI निकालते हैं, आइडिया मिल जाएगा। PI क्या होगा वो तो इजीली दिख रहा है ना, जैसे साइन अगर मैं एक्सपेंशन PI से दिख जाएगा आपको इजीली, क्योंकि A या D ऑप्शन में जो CF है
वो एक जैसा ही है, क्योंकि आप अगर एक्सपैंड करेंगे cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपको दिख जाएगा इसके जैसा ही बन जाएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप रीनेम कर दीजिए, मान लो जैसे पहला ऑप्शन में cos 3x प्लस c2 है, तो उसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इस तरीके से। तो जो कांस्टेंट का साइन cos है उसको नया नाम दे दो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है वो। तो ये पीआई से ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो पहला और चौथा ऑप्शन है ना वो इसके जैसा ही बनेगा, आप जस्ट एक्सपैंड करो उस फॉर्मूले को जो उसने लिख रखे हैं ना cos 3x प्लस c2, उसको एक्सपैंड करो तो वो ऐसा ही बन जाएगा, a और d दोनों में इसके जैसा बन जाएगा, तो BC नहीं होगा। अब PI निकाल के पता चलेगा क्या होगा। अब PI में क्या होगा, 1/d² प्लस 9 sin क्यूब x। अब आप फिर हमने sin x के लिए देखा था लास्ट टाइम, cos x के लिए देखा था जो एग्जाम में भी आते हैं। अब sin क्यूब थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गए, है ना। तो वैसे तुम बुक देख सकते हो जो हायर मतलब लाइक लेवल के बुक्स हैं, जैसे बताया था कि MD राय सिंघानिया की बुक आती है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD राय सिंघानिया, तो उसकी बुक देख सकते हो, PDF में मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट लेवल्स के, लेकिन तुम्हें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है ना, पूरा बुक कवर नहीं करना, सब कुछ पढ़ना है आपको, सिलेबस के हिसाब से पढ़ने हैं कि जो सिलेबस की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ो। तो आपके सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना जो सॉल्व करना है, और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो वो करना है। देखो इसमें क्या करोगे, तो पहले साइन क्यूब को ब्रेक करो, सिंपल साइन बनाओ जो हमारे पास रूल है, मतलब तो आप सब लोग जानते हो ना sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3x का फॉर्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, 3 sin x minus sin cube x 4 sin cube x 3 sin x minus 4 sin cube x माइनस 4 sin क्यूब x। बाकी लोग चेक कर लो, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या करो, आप sin क्यूब x की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 1/4 और 3 sin x माइनस sin 3x, ऐसा होगा, करेक्ट है ना। तो अब साइन क्यूब की जगह ये रखो, क्योंकि इसका ट्रिक हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर साइन kx है तो d² को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ k² से, ये पढ़ा था हमने, तो इसको यूज कर लेंगे अब साइन क्यूब की जगह। तो ट्रिक यहां से क्या आ गया, d² प्लस 9 और इसके प्लेस पे आप लिखिए, सो 1/4 तो कांस्टेंट है, सो 3 sin x माइनस sin 3x, ये हो गया। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, d अगर ये 3 sin x कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको बाहर ला सकते हैं। sin x है तो d² को हम क्या रिप्लेस करेंगे, sin x के रेस्पेक्ट में जब सॉल्व कर रहे हैं तो d² क्या पुट करते हैं, नेगेटिव ऑफ 1/2, यस -1। तो जस्ट जब आप पहला वाला ये सॉल्व करें, पहले टर्म के लिए कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा लिख देता हूं देखो 3/4 1 d² प्लस 9 sin x माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और 1/d, कांस्टेंट को बाहर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, d² प्लस 9 और यहाँ है sin 3x। सो अभी क्या है आपके पास, यहाँ पे है sin 3x, ठीक है। सो ये हो जाएगा sin 3x। सो यहां से क्या आ गया, अब 3/4 sin 3x, क्या मतलब यहाँ -1 प्लस 9 sin x माइनस 1/4। अब ये आपके पास क्या है, sin 3x है। अब यहां रखोगे, क्या रखोगे तुम, -3 -9, तो कितना आ जाएगा वो, सर ओपीआई का सेकंड स्टेप कैसे हुआ, कौन सा ये स्टेप, ना सेकंड स्टेप हाँ हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जो दिस टर्म इज मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस टर्म मल्टीप्लाई, सेपरेट कर दिया ना, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे ये 1/4 और ये 3/4 हो गया,
और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। फर्स्ट से सेकंड कैसे आया? sin क्यूब x से। साइन क्यूब एक्स यहाँ था ना भाई, कहाँ थे साइन क्यूब एक्स? ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है ना आपको? हाँ सो साइन 3x ये है, यहाँ से ये आया, ये यूज कर लिया हमने, देख लो ठीक है। हाँ सर। तो अब क्या करेंगे आप, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप। तो यहाँ से आ गया, फिर -1 + 9 sin x / 4। हाँ, वहां पे जब 0 हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग? सर वहां पर -3 होगा, कहाँ पे? मतलब 1/d² प्लस sin 3x है, वहां पर तो -3 होगा, मतलब 1/-3 + 9 होगा। -3 क्यों होगा? तुम्हें रूल भूल गए तुम, उसको रिवाइज करो, इसलिए डिवीजन जरूरी है। सर d² -k पुट करना था ना। नहीं -a² -k² d² = चेक करो भाई, तो हाँ इसको -k। तो फॉर्मूला होता है ना इसमें, जब 0 हो जाता है तो क्या करते हैं? सर डिफरेंशिएट करते हैं। नेगेटिव ऑफ -x cos 3x अपॉन 2 into लैम्डा, जो उसके साथ वैल्यू होती है। एक तो डेरिवेटिव का भी है, तो डेरिवेटिव कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 रूल्स हैं, है ना। सो एक रूल जो है, बोलो क्या बताया था हम लास्ट टाइम? देखो तुम्हें एक ट्रिक याद रखना है, जैसे एक तो था कि हम जैसे x, अभी क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम d² को रखते हैं -3²। सो d² को आप रिप्लेस करोगे -9, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर 0 हो गई, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, मतलब आगे फर्दर सॉल्व कैसे होगा? तो फर्दर ये है कि x बाहर मल्टीप्लाई करो और इसका डिफरेंशिएशन करो। कितना होगा डिफरेंशिएट करके? d² + 9 को जस्ट डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में? d के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा ये? 2d ना, 2d, ये d² + 9 है, ये दिस इज d² + 9। अब यहाँ पे है sin 3x। अब बताओ नाउ व्हाट टू डू? अब आगे क्या करोगे? हमसे sin 3x को एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया। तो बताइए फाइनल आंसर आ गया, हम देखिए। सो यहाँ से फाइनल जो आया हमारे पास, कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये 8 हो गया, सो 3/8 4 = 32 sin x माइनस, अब यहाँ x अपॉन, अभी 4 2 = 8 कर लो, और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3। तो आपके पास बचा क्या? तो नाउ यू हैव 3/32 sin x माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा x/24 cos 3x, ठीक है। सो इस तरह से आ गया। देखिए कोई ऑप्शन है टीआई में जो क्वेश्चन था आपका? डी वाला है ना? सो डी ऑप्शन है। अब जैसे आपको कंफ्यूजन था शुरू में कि, ठीक है जी, किनका डाउट है? इज इट फाइन? पर ये CF कैसे चेंज किया, ये समझ नहीं आया हमें। जी जी जी, वही आपको थोड़े से दिमाग इस्तेमाल करना है, कैसे चेंज किया। देखिए सो जैसे इन्होंने लिखा है C1 cos, देखो यहीं पे तो डिसाइड होगा ना कौन बच्चा
सही चूज कर पा, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे फिर तो सबके फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो वो एलिमिनेट कैसे होगा किसको एडमिशन देना है किसको नहीं देना है? तो यही तो डिसाइड करेगा कि आप पहचान पा रहे नहीं पहचान पा रहे हो, ये और ये लिखना सेम चीज है, तो यही तो सीखना है आपको। अब जो नहीं पहचान पाए उसे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर जब जिनके मार्क्स नहीं आएंगे एडमिशन कैसे होगा? तो उनको यही तो करना है, एलिमिनेट करना है, आपको समझना है कि कैसे लिख रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा लीजिए, तो क्या बनेगा ये? सो यहाँ पे C1 एज इट इज cos a प्लस बी क्या होता है? cos a, हाँ cos a cos b, हाँ माइनस साइन वाई जी, तो यहां से आ जाएगा आपके पास ठीक। अब देखो एक्चुअली जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, सो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो C1 इंटू कॉस C2 इंटू कॉस 3x, आगे हम माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए C1 टाइम साइन C2 इंटू साइन 3x। अब ये जो कांस्टेंट है C1 cos C2, ये कांस्टेंट है ना, ऐसा फंक्शन थोड़ी है, मतलब इसमें कहीं x दिख रहा है आपको? C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, C2 तो टू कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट ही होगा, तो इसका नया नाम रख सकते हो आप। सो यू कैन रीनेम इट लाइक, तो ये हो गया जैसे C3 cos 3x एंड इसको रीनेम कर दो माइनस C1 sin C2, ये भी कांस्टेंट ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो रीनेम कर दो, तो रीनेम कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस C4 sin 3x। देखिए उस फॉर्म में नहीं आगे जो था, और ये C1 C2 C3 C4 से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई फिक्स थोड़ी है कि 2 है 4 आ गया, ऐसा तो है नहीं, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मीनिंग ये हुआ, सो राइटिंग दिस इज सेम एज राइटिंग दिस इज सेम एज राइटिंग दिस। अब चेक कीजिए, तो यहाँ क्या हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जस्ट रीनेम कर दिया तो उस फॉर्म में आ गया ना, सेम ही तो है, ठीक है जी। सर एक बार जब जीरो फॉर्म बन रहा है वहां आप एक्सप्लेन कर दो। जी जी जी, वेल इधर आते हैं, जिनका सीएफ में डाउट है क्लियर हुआ जी? ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे या कर पाओगे अगली बार? यस सर। ठीक है ना, आप तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 प्लस C2 को C3 नाम रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C1 log C2 है ना, ये इंटीग्रेशन में अक्सर हम करते थे जब 11th 12th में थे, वहां पे कि जहाँ पे log के टर्म आ रहा है तो log C ले लिया, कहीं sin C ले लिया, उस तरह से अपने हिसाब से, तो आर्बिट्रेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ जहाँ पे 0 बन रहा है उसमें क्या होता है, सो इसका थ्योरम ये है, मैं फिर से लिखा देता हूँ, देखिए कि जैसे अगर मेरे पास ऐसा टर्म है, लेट्स से आप PI सॉल्व कर रहे हैं 1/d² प्लस k² एंड यहाँ है sin kx, ठीक, तो रूल ये कहता है, जो शॉर्टकट मेथड है कि d² विल बी रिप्लेस्ड बाय इस कोएफिशिएंट के हिसाब से डिसाइड होगा, यहाँ कोएफिशिएंट k है तो d² को हम माइनस k² से रिप्लेस करेंगे, बट अगर d² को माइनस k² से रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी, तो PI नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो मींस दिस विल नॉट वर्क, तो मुझे फर्दर दूसरे तरीके से करना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आई जस्ट डिफरेंशिएटेड इट, इसका डिफरेंशिएशन किया है d के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 2d, उसके बदले में x लगाया हमने, तो ये ट्रिक है, मतलब कि इसको डिफरेंशिएट किया d के रेस्पेक्ट में 2d हो गया, अब डिफरेंशिएशन किया उसके बदले में x लगाया है, इसका मुझे प्रूफ देख सकते हैं, बुक से मिल जाएगा कैसे यहाँ आया, एंड देन नाउ यू विल सॉल्व फर्दर दिस, तो ये किया मैंने वहां पे, ठीक है, x लगाया। अब 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, सो x/2 यू कैन टेक आउट, 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, तो sin kx dx ये हो जाएगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, सो एनी मोर डाउट रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ CUET सिलेबस?
सर जी एक इक्वेशन है, उसमें ना समझ नहीं आ रहा कि उसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, वो बता दो। ओके बताइए। एक्स वाई इज इक्वल्स टू हम्म अल्फा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस बीटा, बाहर है। यस हम्म ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। तो मतलब आपको ये बताना है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन, या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच हैज दिस सॉल्यूशन, ऐसा कुछ ना। यस एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या यही होगा कि ऑर्डर बताने थे, यहां से आप अल्फा है ना, इस टाइप का हो गया। तो हाँ, तो दिस इज काइंड ऑफ सी एफ हो जाएगा ना, दिस इज काइंड ऑफ पी आई, ऐसा समझ सकते हैं। सो एक्चुअली हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर? 2, the order will be 2. Yes. ओके सर। Yes, the theory is like कि a differential equation of order 2 will contain 2 arbitrary constant in its general solution. Yeah. So as many arbitrary constants are there, so that will be the degree of the corresponding differential equation. ये solution है. So this will be a solution of, this is a complete solution या general solution बोल सकते हैं, complete solution of a second order differential equation. Second order differential equation. This is because it has 2 arbitrary constants alpha and beta. That's why. ठीक है, और कोई डाउट है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड? सर कई बार पीआई निकालते हैं तो साइन एच एक्स आ जाता है, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं वो वाला बताना एक बार। एच हाइपरबोलिक फंक्शन, आई डोंट थिंक ये आपके सिलेबस में होगा। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सब जानते हैं कि sin x cos x tan x है ना, cot x secant x and cosecant x, ठीक। उस तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन आता है। इसमें आपने देखा होगा बुक्स में ऐसा लिखते हैं sin hx cos hx tan hx cot hx secant hx and cosecant cosec। ये जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको हम तोड़ के कर सकते हैं, मतलब e to the power x minus यस a यस, minus हाँ वही करना, इसका डेफिनेशन ही वही है। सो एक्चुअली होता क्या है, e की पावर x कैन बी रिटन एज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 2 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, यू कैन राइट इट। सो दिस e की पावर x, बताओ इसमें कौन सा साइन है कौन सा कॉस है? पहले वाला cos सेकंड वाला sin। तो यहां से आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। तो अगर आप इसके पीछे की स्टोरी देखेंगे तो यहां से डिराइव हुआ है। तो डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, दिस इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 एंड दिस इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो जब भी ऐसा टर्म दिखे उसके जगह ये रख लो। और जो e की पावर ax वाला रूल है कि d को a से रिप्लेस करना है, या e की पावर kx वाला रूल है कि d को k से रिप्लेस करना है, सो दैट यू कैन यूज, ठीक है। तो ये करना है आपको। tan क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, तो tan डिवाइड कर लेंगे तो e की पावर x e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो इस तरीके से है। cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड सो ऑन। बाकी ऐसे ही है, cos का रेसिप्रोकल बाकी ऐसे ही लिख सकते हैं, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब है कुछ ही लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डाउट आएगा ही। और ऐसे भी आपका ये मेजर नहीं है मैथमेटिक्स, और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं ज्यादातर, जो मैथ्स बैकग्राउंड के उनको अच्छे से आता होगा, क्योंकि उनके कोर्स में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, 3 साल के कोर्स में एटलीस्ट 2 सेमेस्टर तो आता ही है, ये चीज है मैथ्स ऑनर्स में।
ठीक है, तो ऑर्थोगोनल तो नहीं है ना सर हमारे सिलेबस में? नहीं ऑर्थोगोनल ये सब नहीं, जो सिलेबस में लिखा उतना ही कीजिए। जैम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है, सिलेबस में बहुत ज्यादा है। आप एक बार जस्ट क्लास 11 12 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लीजिए, 12th क्लास में जो है वो पूरा रिवाइज कर लीजिए, उससे आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th वाले लेवल से ही। फिर थोड़ा एग्जैक्ट वाला है, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे कोई प्रॉब्लम सीट आ जाते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, वैसा है। नहीं तो बुक्स कोई खोल लीजिए उसमें। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके जो सिलेबस है उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि बाकी पढ़ेंगे उससे यूजफुल नहीं है ना। ये है। और सर जो fxy वाले फंक्शन वाला होता है वो भी हमारे सिलेबस में है? fxy ये तो 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो हाँ तो इस तरह का सॉल्यूशन आएगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन तो ऐसा ही होता है। सर इसमें होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर कुछ ऐसा पूछा था एक क्वेश्चन में। हाँ तो होमोजेनियस आपके सिलेबस में है, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही 4 कैटेगरी, जो हमने 2 लेक्चर लिए थ्योरी क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन के, जब आप पहली क्लास में आप थे भी शायद, तो पहली क्लास में जब आप देखे हमने 4 कैटेगरी लिया था ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट, तो 4 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी किया था हमने। तो उसमें ये तो सॉल्यूशन एंड में किसी भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही आएगा। जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है dy by dx, यहाँ कुछ और फंक्शन ले लो, लेट्स से चलो यहाँ मैं तत्काल hxy लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा ही है। इसमें क्वेश्चन था कि x raised to the power n और g y upon x का ऑर्डर बताना था, कुछ ऐसा था कुछ। हाँ तो सॉल्यूशन देखो, जब भी आपको सॉल्यूशंस गिवन हो और आपको बोले कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ जिसका ये सॉल्यूशन है, ऐसा पूछेगा, तो वहां पे जस्ट देखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपको देखने हैं कितने हैं, लेकिन नंबर ऑफ इसमें फ्री आर्बिट्री कांस्टेंट देखना होता है। कई बार जैसे मान लीजिए C1 into C2 है, तो ये 2 काउंट डिफरेंट काउंट नहीं होगा, दिस इज सिंगल, यू कैन रिप्लेस इट बाय C3। सो अगर कभी सॉल्यूशन दे रखा है और आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे लिखे हुए हैं कि 2 को कंबाइन करके एक थर्ड बना सकते हैं, जैसे C1 into C2 वहां पे है कहीं पे, तो इसका मतलब ये इसका कंट्रीब्यूशन 2 रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन एक ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट इज 1 आर्बिट्री कांस्टेंट इटसेल्फ। तो वहां देखना होता है कितने फ्री आर्बिट्री कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं समझ सकते हैं, या फंक्शन कितने इंडिपेंडेंट है उसके हिसाब से। सो नंबर ऑफ जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वहां पे वो ऑर्डर बताएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप जो इक्वेशन बता रहे हो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके हिसाब से पता चलेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का डाउट है, दूसरा डाउट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक क्या मतलब देखो तुम्हें क्या फोकस करना है, सिलेबस, PYQ एंड देन मॉक टेस्ट, ये इस पे ठीक से, और इसी को रिपीटेडली आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना, कि सिलेबस में आपको देखो क्या क्या नहीं आता है, नहीं आता है उसको पढ़ो, अभी टाइम है एग्जाम में, कि उसको सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सिलेबस जितना ज्यादा कवर कर सकते हो उतना कर लो, है ना, ये है। फिर PYQ में देखो कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, है ना, ये है। पेपर का लेवल आसान है लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये है कि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ये। तो PYQ सॉल्व करके देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। सो उसमें DU, BHU, SCU इस तरह के पेपर्स ड्राइव ऑलरेडी है, आप वो डिस्कस सॉल्व करो, जो डाउट है मेरे से डिस्कस करो, ये चीज है। और मुझे लगता है आगे मुझे लगता है मॉक टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने यूनिट वाइज जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके यूनिट वाइज अपलोड हो रहे हैं, यूनिट वाइज के कोई ऐसे हमने ऐसे कहा भी नहीं था, बस अपलोड कर दे रहा हूँ क्योंकि वो है हमारे पास कंटेंट, मैंने कहा चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज फुल लेंथ अभी 3 अपलोड हुए ना पोर्टल पे, आप लोगों को 3 का एक्सेस मिला है, सो इसको बढ़ा के अभी ना 20 तक ले जाना है, तो अभी धीरे धीरे अभी डेली एक अपलोड होगा तो उसमें करेंगे। तो इसको आप ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो PYQ है यहाँ भी मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था 10 न्यू टेस्ट होंगे और 10 टेस्ट PYQ ही रहेगा इसमें, तो वो इसीलिए कि आपके प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन कभी बेकार नहीं जाएगी, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे जैम के पेपर प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट थे, मुझे सब आता है, सब कुछ किया, लेकिन एग्जाम दे के आए तो उनके 50 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं। वो बच्चे इनको जो पिछले साल भी थे रिपीट कर रहे थे, उनके भी 40-50 ही बन रहे हैं, क्योंकि
आप सफिशिएंट रिवीजन नहीं किया, आपको 2-4 बार करने के बाद आपको लगता है, जैसे मैं पीवाई भी बच्चों को कहता हूँ 8-10 बार सॉल्व करो, लेकिन बच्चा एक बार सॉल्व करता है उसको ऐसा लगता है उसको सब आ गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको पेपर बिठा के 3 घंटे करा लो, पीवाई बोलता भी नहीं आया है, लेकिन उसको गलतफहमियां हो जाती हैं कि उसको सब आ गया, दूसरी बार में उसको लगता है सब आ गया उसको। ये चीजें हैं। तो आपको जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी कम गलतियां होंगी एग्जाम में भी, और आपके कॉन्सेप्ट में भी उतनी कम मतलब गलतियां रहेंगी, आपको है ना कंफ्यूजन रहेगा जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे ये चीजें। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, जितनी बार कर सकते। क्वेश्चन सेंड किया है सर ग्रुप पे, उसमें से इसी होमोजेनियस का, तब बताना सर उसका आर्बिट्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। ओके तो मैथमेटिक्स का था ये। ओके, तो क्या बता रहे हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1। होमोजेनियस फंक्शन पे है ये। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, देखो ये होमोजेनियस फंक्शंस पे आपको नहीं जाना, डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, फिर भी देख लो, क्योंकि हालांकि होमोजेनियस फंक्शन का रिलेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से है, लेकिन मैं उसमें पढ़ाया नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन है, लेट्स से fxy ले लो, सो सर सीयूईटी का ही था सर ये क्वेश्चन। अच्छा fxy इज, हाँ तो सीयूईटी पीसी मैथमेटिक्स में अलग सिलेबस है उसका, है ना, क्योंकि उसका कोर मैथमेटिक्स एरिया है, आपका तो कोर स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स तो जस्ट यूज है इसलिए आ रहा है। तो fxy इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ एंड ओनली इफ, है किसी को डेफिनेशन पता है, बताइए, कोई ट्राई करो। ये बात कर रहा हूं होमोजेनियस फंक्शन की, ये कैलकुलस का टर्म है, हालांकि होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये कैलकुलस का टर्म है। सो ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री n का, कब, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ एंड ओनली इफ, कोई भी ट्राई करो जिनको आइडिया है, कब बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन होगा। x into del f del x plus y into del f del y equal to n into f होता है। आई थिंक वो आप आइलर्स थ्योरम बता रहे हैं, तो वहां पे वो तो रेस्ट्रिक्शन रहता है कि इफ f इज होमोजेनियस फंक्शन देन, तो ये होता है f of lambda x comma lambda y is equal to lambda of fx comma। हाँ तो जितना डिग्री है उतना पावर आ जाएगा। सो ये होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन है, सभी बता रहे थे आइलर्स थ्योरम है कि अगर कोई होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो फिर x टाइम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव प्लस y टाइम सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव वो n टाइम f हो जाएगा, जहां n उसकी डिग्री है, होमोजेनियस डिग्री n की। तो ये डेफिनेशन है। एग्जांपल के लिए जैसे आपको ये बोल रखा है ना इन्होंने, तो यही एग्जांपल लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है कि जैसे मैं f ऑफ x, y लेता हूं 1/x प्लस y, ठीक। सो ये तो है। अब आप चेक करो, अगर मैं यहां से निकालूं लैम्डा x, लैम्डा y, तो ये क्या होगा, कितना आएगा, वन आएगा सर, लैम्डा की पावर 1। नहीं, जब आप पुट करेंगे देखिए x -1 तो यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुक्का लगाने से नहीं होगा। सो 1/लैम्डा 1/x प्लस y, है ना। जब भी कुछ पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके लिख के देख लो, ऐसे ही तुक्का नहीं, लिख के देखो क्या आ रहा है। सो दिस इज लैम्डा रेज़ टू पावर -1 टाइम fxy। सो यस यू कैन से as per this definition is concerned, this is homogeneous function of degree -1, no problem। ठीक है, तो ये तो बोला होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1, यस दिस इज होमोजेनियस फंक्शन। इसका मतलब है कि 1/x प्लस y इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1, ये है। अब अगर इस डेफिनेशन के आगे फर्दर में, अगर जैसे मैंने जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे तो वहां आपको मैंने ये बताए थे, है ना, कि अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करूं तो वो कुछ ऐसा होगा।
सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसा लिखा रहता है बुक में कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, हालांकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये dy बाई dx, मान लो इसको मैं ऐसा लिख दूं fxy अपॉन gxy। सो ऐसा होगा, मान लो इस फॉर्म में है, आप इसे लिख पा रहे हो कि इस फॉर्म में है ये, या मैं मतलब कई तरह का डेफिनेशंस है, ये सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आएगा। अच्छा ऐसे लिखना भी ठीक है, वैसे लिखना भी ठीक है, तभी मैं ऐसे लिख देता हूं। देखो, सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if and only if, so this will be called homogeneous differential equation for the first order first degree homogeneous differential equation if and only if fxy is homogeneous function। किसको आइडिया है इस डेफिनेशन का? homogeneous function of degree what, इसको हम कब बोलेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो ये होमोजेनियस फंक्शन होनी चाहिए पहली बात। होमोजेनियस फंक्शन के साथ डिग्री क्या होना चाहिए इस टर्म का जो राइट साइड में लिखा हुआ है। अच्छा वो छोड़ो, जब मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास में कराया था, है ना, जो डिफरेंस, तो उसमें क्या बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, वहां पे क्या बताया था मैंने? सर gy by x के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो जाए, यस, सो gy by x के फॉर्म में हो जाए। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो gy by x वाला फंक्शन है, क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं इस डेफिनेशन के हिसाब से? इज इट होमोजेनियस, यस और नो? ये जो gy होमोजेनियस है, होमोजेनियस होने का क्या मतलब है कि x को लैम्डा x रखो, y को लैम्डा y रखो, बाद में देखो लैम्डा की पावर क्या कॉमन आता है, तो वो जो पावर है वो डिग्री होगी। सो क्या लगता है ये होमोजेनियस है? और अगर है तो डिग्री क्या है? ये थ्योरी हो गया। अगर मैं कोई पर्टिकुलर आपको, हाँ एग्जांपल के लिए, चलो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता देता हूं जो मैंने क्लास में सॉल्व भी किया होगा, शायद ये वाला सॉल्व किया था जो कॉम्प्लिकेट हुआ था। चलो ये बता दो, क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है? ये राइट साइड जो है उसका सर डिग्री 2 है इसकी, डिग्री 2 और होमोजेनियस है। देखिए मैं आपसे, आप बता रहे डिग्री 2 किसकी है? न्यूमरेटर की। डिग्री 2 है डिनोमिनेटर की। मैं पूरे टर्म की डिग्री पूछ रहा हूं। आप जो बता रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में सोच रहे हैं। इसके हिसाब से अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखता हूं, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगी कहां पे? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, डिनोमिनेटर इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, बट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस होल टर्म? 0। ठीक है ना, तो यही मैं लिखना चाह रहा हूं, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। सो कुछ बुक में ऐसा डेफिनेशन भी रहेगा। और यहां पे पूछ रहा था ये क्या है, तो यहां अगर आप मान लो if you replace y by lambda y, x by lambda x, तो lambda lambda will get cancelled, so there will not be any lambda outside. So ये होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो जो राइट साइड आएगी वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 ही होगी। ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा? अभी ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो कैन यू राइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म? क्या ऐसा लिख पाएंगे या इस डेफिनेशन? नो सर। So you cannot write this in this form. This is not homogeneous differential equation. हालांकि न्यूमरेटर इसका होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, डिनोमिनेटर होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, तो इस टोटल टर्म की डिग्री हो गई 3 माइनस 2 1, बट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए राइट साइड की डिग्री 0 होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डिग्री अलग अलग है। तो मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा
उसके राइट साइड जो यहाँ पे है वो उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 0 है, इस फॉर्म में तभी लिख पाओगे आप इसको, अगर इसकी डिग्री 0 होगी, होमोजेनियस फंक्शन होगा और डिग्री 0 होगी, तभी हम ऐसा लिख पाएंगे इसको। ओके, तो चलो ठीक है, डाउट डिस्कस कर लेते हैं, अगले क्लास में चलते हैं, मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब। तो एक बार मॉक टेस्ट में देखना क्या क्या है। पहला मॉक टेस्ट क्या था, मतलब जो फुल लेंथ था उसमें क्या है, आज डाउट करा देता हूँ, चलो कल से मॉक टेस्ट देखते हैं क्या है। सो आई थिंक सर कल से फुल लेंथ वाला मॉक होगा ना? हाँ, डिस्कशन फुल लेंथ का डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी जो जनरल डाउट है बताओ, जो लोग भेजे थे ग्रुप में, उनका देख लेते हैं। सर अगर पीएमएफ दिया होगा तो वहां से सीआरएल भी कैसे निकालूंगा? पीएमएफ दे रखा है तो कोई बात नहीं, पीएमएफ से लाइक्लीहुड लिखना पड़ेगा, लाइक्लीहुड से फिर आएगा। सर वो लाइक्लीहुड जब लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो वो सर मल्टीनोमियल के फॉर्म में आएगा ना? हाँ, वो दिक्कत दूसरे क्वेश्चंस का देखना पड़ेगा क्या अप्रोच है, जैसे हम बर्नौली में जैसे करते हैं, आप बाइनोमियल में करते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं भेजता हूं। हाँ, जैसे बाइनोमियल में आप लोग कैसे करते हैं, तो वैसा लिखना पड़ेगा उसको।